चाइना कहता है हम ही वासुदेव हैं, हम ही कुटुंबकम है, हम ही सब कुछ है और बाकी सब हमारे अधीन रहें। जो दुआ सलाम करेगा वो जिंदा रहेगा, वरना हम खा जाए। तो बेसिकली क्या है कि खा जाएगा। पोत था या कोई भी बड़ा जहाज था, उसके अंदर घुसा के खुद को भी मार देता था और जापानियों को भी, वो अमेरिकन को भी मार देता। चाइना विल नॉट हैव एनीथिंग दैट कैन इंटरसेप्ट प्रलय। चाइना के पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रलय को इंटरसेप्ट कर पाए। बिलावल भुट्टो को सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं पूरी पाकिस्तानी सरकार को, आप क्यों डिसअपॉइंटेड हो रहे हो? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमने आपको जापान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो जापान ने रिलीज करी थी, उसके कुछ पार्ट्स निकले हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और बड़ी आसान जबान में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जापान जो है वो कहता है कि जो चाइना करना चाहता है दुनिया के साथ वो क्लियर है। जापान ये चाहता है कि दुनिया ये समझे कि चाइना कर क्या रहा है। ऐसा नहीं कि गलवान में आ गया और तवांग में आ गया और थोड़ा उसने देपसांग में हल्का सा टटोला, आपको डोकलाम में थोड़ा सा उसने ऐसे देखा। नहीं, जापान ये मानता और ये बात सच भी है, ये बात सच भी है कि दिस इज पार्ट ऑफ अ वाइडर चाइनीज स्ट्रेटेजी। वाइडर चाइनीज स्ट्रेटेजी जो कहते हैं ना कि रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन, यानी कि जो चाइनीज नेशन है, जो चाइनीज कौम है, उसके अंदर जान फूकनी है हमें, पहली बात। दूसरी चीज, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, ये पीएलए के तीन पार्ट हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे ले जाना है और इसको एक, बिकॉज द चाइनीज बिलीव इन पावर प्ले। ये चाइना जो है ना, ये जैसे हम लोग कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये सब कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं चाइना का। चाइना कहता है हम ही वासुदेव हैं, हम ही कुटुंबकम है, हम ही सब कुछ है और बाकी सब हमारे अधीन रहें। जो दुआ सलाम करेगा वो जिंदा रहेगा, वरना हम खा जाए। तो बेसिकली क्या है कि खा जाएगा सबको चाइना। अब ये सब थोड़ा ना, कुछ कुछ मुल्क हैं जो कहते हैं ठीक है खा जाओ सब। जैसे पाकिस्तान है, वो कहता है जनाब आप कल खाते हो आज खा जाओ, आज खा रहे हो अभी खा जाओ हमें, लेकिन खजूर दे दो हमें बस। जब तक खजूर मिलते रहेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी जो हैं गैरतमंद मुल्क हैं, वो कहते हैं नहीं साहब ये नहीं है, ये काम नहीं होगा। देखो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो जापान ने गेयर लगा दी है और जापान ने बोला है कि हमें काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए। अगर चाइना हमें अटैक करता है तो मैं बराबर की कैपेसिटी चाहिए चाइना को ठोकने की। जापान की जो सिक्योरिटी है ना, 1945 के बाद वहां पे यूएस के बेसिस रहे हैं। आई थिंक ओकिनावा में बहुत बड़ा बेस है एक उनका, एक कमांड टाइप का है उनका, बहुत बड़ा थिएटर टाइप का कुछ जापान में। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के कंपोनेंट्स हैं, मरीन्स भी हैं वहां पे। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं वहां पे। लेकिन जापान कहता है कि नहीं यार, हमें खुद भी हमारे पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर चाइना कुछ करे तो हम ठोके चाइना को। अब वो बात कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, वो बात कर रहा है क्रूज मिसाइल्स की। जापान ये कहता है कि जहां तक चाइना की बात है, हमारे दो बड़े पार्टनर हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, यूएस हमारे साथ है, जाहिर सी बात है। लेकिन इमीडिएट नेबरहुड में हमारे दो बड़े पार्टनर हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना डिफेंस बजट बहुत बढ़ा दिया है दोस्तों, जापान ने भी बढ़ा दिया है, भारत भी बढ़ा रहा है। और ये सारे देशों को, इसमें साउथ कोरिया भी शामिल है, क्योंकि भाई साउथ कोरिया को परेशान कौन करता है? नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया का अब्बू कौन है? नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान मेले में बिछड़े हुए वो भाई हैं जिनका एक ही अब्बू है, चीन। यानी कि साउथ कोरिया को आप पुश कर रहे हो, यानी कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पुश कर रहे हो। दैट इज द क्लियर मैसेजिंग। अगर आप साउथ कोरिया को धक्का दे रहे हो, अगर आप इजराइल को धक्का दे रहे हो, तो आप अमेरिका को पुश कर रहे हो, फिर वहां से पुश बैक आता है। तो ये जियोपॉलिटिकल जो सेंसिटिविटीज हैं, ये हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। तो जापान का ये बड़ा, देखिए ना, जापान का जो पास्ट रहा है मैं आपको बताता हूं। मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है और हमें कॉलेज में भी पढ़ाई गई थी और मुझे थोड़ा सा शौक भी है इतिहास का। जो टोकुगावा शोगन्स थे और मेजी रेस्टोरेशन की हम लोग बात करते हैं जापान में, खासतौर से जब टोकुगावा शोगन्स थे, जो शोगनेट वहां पे बनी, और जिस तरीके से वहां पे जो पहले से वॉरियर मेंटालिटी थी, समुराई मेंटालिटी थी, वो मैनिफेस्ट हुई
मतलब एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, वो पहले से थी। वो ऐसा नहीं है कि टोकुगावा शोगन्स के दौरान, टोकुगावा शोगन्स उस जमाने के मतलब बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स हुआ करते थे। आप एक किस्म से वॉरलॉर्ड्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप लूजली मान लीजिए उस समय के बाहुबली हुआ करते थे जापान के, जिनका एक जमाने में जो पावर था वो जापान का जो एम्परर था, महाराजा था जापान का, उससे भी ज्यादा था। तो जापान का क्या हुआ, जापान एक मिलिटरिस्टिक सोसाइटी बन गया। ठीक है, कल्चर बहुत जबरदस्त है जापानियों का, म्यूजिक कल्चर, बहुत पुरानी कौम है, बहुत जबरदस्त लोग हैं, लेकिन उनका कल्चर मिलिटरिस्टिक बन गया। कोड ऑफ द वॉरियर जिसको कहते हैं ना कि कोड ऑफ द समुराई, जैसे बुशिदो एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जापान में, बुशिदो, कि जो फाइटर है, जो वॉरियर है, उसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उसमें कई सारी चीजें, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूं ना कि ये सोते शेर को जगाना ये चाइना ने ठीक नहीं करा, अब ये जर्मनी भी, इन सब के इतिहास जो है ना ठीक नहीं है। मैं आपको एक दो नाम बताता हूं, आपको पता लग जाएगा। आपने मित्सुबिशी सुना होगा, जो मित्सुबिशी गाड़ियां बनाता है, या मित्सुबिशी मित्सुबिशी की इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स भी आते हैं, कई सारी चीजें मित्सुबिशी की आती हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ना फाइटर प्लेन बनाता था, जीरो करके एक प्लेन आता था जापानीज, वो बनाता था, जिसके आगे वो बारूद डाल के वो सुसाइड कमिट कर देते थे। वो जैसे वो प्लेन उड़ रहा है, मिशन में जा रहा है, जैसी किसी अमेरिकन ने उसको गोली चलाई और जापानीज प्लेन जो है, जो कामिकाजी मिशन में है, सुसाइड मिशन में है, अगर उस पर गोली लगी और उसको लगा कि मेरा प्लेन अब बचा नहीं पाऊंगा, तो वो पायलट प्लेन को लेके अमेरिकन जो युद्धपोत था या कोई भी बड़ा जहाज था उसके अंदर घुसा के खुद को भी मार देता था और जापानियों को भी, वो अमेरिकन को भी मार देता था या इंग्लिश को भी मार देता था। कामेकाजी वर्ड जो है, जो सुसाइड एयर से, इस तरीके के उन्होंने नेवी के भी बनाए थे, जो छोटी सुसाइड सबमरीन्स लेकर जाते थे और खुद को भी मार देते थे। तो ये बड़ा एक ऑनर की बात मानी जाती थी, इज्जत की बात मानी जाती थी कि एम्परर के नाम पे और देश के नाम पे हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये मित्सुबिशी यही बनाता था, ये जहाज। जो काफी सारे जापान की कंपनीज, अगर आप इनका पास देखेंगे आपको पता लगेगा, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं। आई थिंक सोनी ने कभी काम नहीं करा। एकियो मोरिटा की बड़ी फेमस किताब है मेड इन जापान, वो सोनी की कहानी है, बड़ी खूबसूरत किताब है, पढ़िएगा। जापान ने कभी काम नहीं करा, लेकिन ऐसे कई आपको ब्रांड मिल जाएंगे जो कि आपको ऐसा पता लगेगा कि इनका जो पास्ट था ना, तो इसको जगाना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इनका बड़ा खतरनाक पास्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने एक बड़ा फेमस ब्रांड सुना होगा, ह्यूगो बॉस। ह्यूगो बॉस, लोग कहते हैं कि ह्यूगो बॉस जो था, हिटलर की जर्मनी के दौरान ये नाजी ऑफिसर्स के लिए इन्होंने वर्दियां डिजाइन करी, हिटलर और उसकी कोर टीम के लिए और दुनिया भर के लिए वर्दियां ये लोग बनाते थे। देखो, उनका काम था, जो भी पावर में होता उसके लिए काम करता है ये आदमी, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि इनका एक पास्ट है, और चाइना को इतनी समझ होनी चाहिए कि जापान और जर्मनी सो रहे हैं, इनको सोने दो। सो रहे हैं, इनको सोने, अगर इनको जगाओगे तो फिर, अब इसने जगा दिया। रूस ने धक्का दे दे के जर्मनी को जगा दिया, चाइना ने धक्का दे दे के जापान को जगा दिया, और फिर वो मिलिटरिस्टिक सोसाइटी। बाय द वे, द वर्ड कामेकाजी मीन्स डिवाइन विंड। वो मंगोल्स का जहाज आए थे और बहुत साल, कई सौ साल पहले, और वो जापान को इन्वेड करने वाले थे। फिर जापानीज ने प्रे करा अपने भगवान से कि आप हमें बचाओ, तो भगवान ने फिर एक बड़ा तूफान भेजा, एक टाइडल वेव भेजी, एक बहुत टाइफून या कुछ ऐसा समुद्री प्रलय टाइप का आया, जिसने कि जो मंगोल जहाज थे वो सब के सब खत्म कर दिए। तो उसको कहते हैं कामेकाजी, डिवाइन विंड। तो इन्होंने अपना नाम डिवाइन विंड रखा था, जो सुसाइड बॉम्बिंग करते थे। तो ये देखिए, ये पास्ट है जापान का, और चाइना फिर से धक्का दे रहा है। वो राख का ढेर है मिलिटरीली, मैं आपको बता रहा हूं, जापान राख का ढेर है, लेकिन उसके अंदर चिंगारी दबी हुई है। इसको छेड़ना नहीं चाहिए कायदे से। डोंट पुश द जापानीज, नथिंग गुड विल कम आउट ऑफ पुशिंग जापान। जो चाइना का घमंड है ना कि जापान छोटा मुल्क है चाइना के बनस्पत, काफी छोटा है, पॉपुलेशन बहुत छोटी है चाइना के बनस्पत, लेकिन यह बहुत खतरनाक मुल्क था पास्ट में, आज से 75 साल पहले। बहुत खून खराबा हुआ है। और ऐसी बात नहीं कि अमेरिका ने नहीं करा, अमेरिका ने तो एटम बम गिरा दिए, फिर तो अमेरिका के बराबर तो खून खराबा किसी ने करा ही नहीं। लेकिन जापानीज भी कम नहीं थे, जर्मन्स तो अलग ही लेवल का खेल खेल रहे थे। तो अब ये दो पुरानी जो ताकतें हैं दुनिया की, अब फिर से वो जीवित हो रही हैं, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फिक्र की बात है।
अच्छा दोस्तों, एक नई मिसाइल है जो इंडिया में इंडक्ट होने वाली, उसका नाम है प्रलय। नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं, देख के सुन के डर लग जाए मिसाइल का। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की है प्रलय, एंड इन मेनी केसेस इट विल रिप्लेस द पृथ्वी मिसाइल। जो पृथ्वी मिसाइल है ना, उसको कई जगह ये रिप्लेस करेगी। पृथ्वी थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है। प्रलय ये कहते हैं द प्रपोजल मूव्ड बाय द इंडियन डिफेंस फोर्सेस इज इन एडवांस स्टेज एंड इज शेड्यूल्ड टू बी टेकन अप फॉर क्लियरेंस ड्यूरिंग हाई लेवल मीटिंग दिस वीक। इसी हफ्ते इसका अप्रूवल आएगा। और प्रलय इज पावर्ड विद सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट। ये पहले जो उसका कहते हैं लिक्विड था पृथ्वी का। अब आप ये कहेंगे कि जब अग्नि है जो 5000 किलोमीटर मारता है, 8000 किलोमीटर मारता है, कुछ लोग 8000 कहते हैं, कुछ 5000 कहते हैं, माफ कीजिएगा मुझे नहीं पता, हमें प्रलय की क्यों जरूरत है? प्रलय इसलिए जरूरत है क्योंकि कुछ टारगेट्स होते हैं बॉर्डर के पास, शैलो टारगेट्स होते हैं, ज्यादा डीप नहीं होते, शैलो होते हैं, उनको टारगेट करना। और ये जो प्रलय है ये बहुत काम की चीज है, ये तैयार है, अप्रूवल मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद, आप देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी इंडक्ट होगा ये। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा पंच चाहिए कि जो डेप्थ में, ज्यादा नहीं और थोड़े डेप्थ में, जो चाइनीज हेडक्वार्टर्स है, कल अगर उनको टारगेट करना पड़े तो प्रलय उनको टारगेट करेगा। और प्रलय की यह खासियत है कि जिस स्पीड से आता है, जिस स्पीड से ये टारगेट करता है, और मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जिस स्पीड से काम करेगा, चाइना विल नॉट हैव एनीथिंग दैट कैन इंटरसेप्ट प्रलय। चाइना के पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रलय को इंटरसेप्ट कर पाए, इसलिए चाइना थोड़ा सा डरा हुआ है। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, मतलब ठीक है, उनको तो वैसे ही चलते फिरते निपटा दो पाकिस्तान को, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट चाइना इज अ रियल प्रॉब्लम, चाइना इज द रियल थ्रेट। और एक और चीज मैं बताता हूं, हम लोग ना बहुत पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, पाकिस्तान ना चाइना का स्टेप नहीं है। चाइना जो काम सामने से नहीं करना चाहता, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को कहता है बेटा तुम कर लो। ये सच्चाई है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान से थ्रेट है, बट वो इतना जबरदस्त थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान से असली थ्रेट जो है ना, पाकिस्तान से, वो टेररिज्म का है, वो कन्वेंशनल वॉर का नहीं है। कन्वेंशनल वॉर का थ्रेट आपका चाइना के साथ है, और बहुत समय तक हमने चाइना को इग्नोर करा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, हमारी ना 4 स्ट्राइक कोर्स हैं, और मैं कोई ऐसी कोई सीक्रेट बात नहीं बता रहा। लोग अक्सर कहते हैं मेजर साहब आपने कोई टॉप सीक्रेट खुफिया नहीं, अरे इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। हाँ, मुझे इंटरनेट से नहीं पता लगा, लेकिन आप लोग इंटरनेट से पता लगा सकते हैं। आपकी 1 कोर है, 2 कोर है, 21 कोर है। ये आपकी जो 3 स्ट्राइक कोर हैं, जिनका ये काम है कि दुश्मन जंग के दौरान आपकी पिवट कोर्स होती हैं, राइट, जो डिफेंसिव में होती हैं, और ये थोड़ा कम लेवल तक आगे जाती हैं, कम डिस्टेंस तक आगे जाती हैं। स्ट्राइक कोर का काम है बिल्कुल घुस के पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, वो स्ट्राइक कोर। तो आपकी जैसे मथुरा में हो गई, अंबाला में हो गई, भोपाल में हो गई, इनकी लोकेशन है स्ट्राइक कोर की, राइट। दोस्तों बात यह है कि ये जो हमारी स्ट्राइक कोर है ना, 3 स्ट्राइक कोर्स, ये पाकिस्तान बेस्ड हैं। और जो 17 स्ट्राइक कोर है, वो माउंटेन स्ट्राइक कोर है पानागढ़ की, वो चाइना बेस्ड है। अब 1 को रिपर्पस कर रहे हैं, 1 को मोड़ रहे हैं चाइना की ओर। तो मुझे लगता है ये पूरा आईबीजी का जो कॉन्सेप्ट है, आप जरा देख लीजिएगा, आईबीजी क्या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं, आपको मिल जाएगा, आप इसके बारे में पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और स्ट्राइक कोर, मुझे लगता है चाइना को ज्यादा ये टैबलेट चाहिए। जिसको खुजली होती है दवाई, उसे मरहम उसी को लगानी पड़ती है, चाइना को मरहम लगाने की जरूरत है, और ये काम होगा। आई थिंक प्रलय इज अ वेरी गुड, और विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड एडिशन फॉर द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। और इंडियन आर्मी को तो जबरदस्त अभी चाहिए प्रलय, इमीडिएटली। और मुझे लगता है कि ऐसा क्लियरेंस मिल जाएगा अभी कैबिनेट से 1-2 दिन में। ये चीज़ बड़ी तेज़ है इसमें। मैंने एक बात देखी है, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है सरकार की और स्कीम्स की जो मोदी सरकार करती है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन डिफेंस के मामले में जितनी जल्दी अप्रूवल मिलता है और जितनी जल्दी वो इंडक्ट होती हैं, मैंने 25-30 साल में इतनी स्पीड नहीं देखी। ये बात माननी पड़ेगी। अचानक इतने वेपन सिस्टम्स, अचानक राफेल भी आ रहा है, चिनूक भी आ रहा है, M777 भी आ रहा है, ध्रुव भी आ रहा है, तेजस को भी बोला कि तुम आगे। तेजस पुराना सिस्टम है, आज का नहीं है मोदी सरकार का, वो पुराना टाइम का है, लेकिन तेजस को भी बोला कि हाँ 2-3 स्क्वाड्रन तेजस की भी डालो, 2-3 रेजिमेंट्स, 4 रेजिमेंट्स आप अर्जुन की भी डालो। ये मतलब दुनिया भर की जिस स्पीड से भारत वेपन सिस्टम्स एक्वायर कर रहा है, दिस इज फिनोमिनल। मैंने देखा नहीं था कभी ऐसा, क्योंकि मैं पढ़ता आया हूं। आई हैव स्टडीड ऑल दिस, और मेरी हॉबी भी है, मैं शौक भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है। तो जिस स्पीड से, जिस ब्लाइंडिंग स्पीड से ये वेपन सिस्टम्स भारत में आ रहे हैं ना, दैट इज इंडीड क्रेडिबल। ये हमें वी मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। दोस्तों ये है तीसरी चीज मैं आपको आज बताना चाहूंगा। ये देखिए, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि
हर्सेस जो होते हैं ना, हर्सेस जो जहां पे जिनमें लाशें ले जाई जाती हैं ना, जो आपने देखा होगा वो एम्बुलेंस में या कुछ कुछ डेकोरेटिव हर्सेस भी होती हैं जिसमें बॉडी हो जाती है, जिसमें कि बरियल के लिए ले जाते हैं या क्रिमेशन के लिए ले जाते हैं, जहां पे भी ले जाते हैं वो, उधर लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं बीजिंग में। ये रॉयटर्स बोल रहा है। लेकिन चाइना कहता कोई डेथ ही नहीं हुई, कोई डेथ ही नहीं हो रही, इक्का दुक्का कोई उसने डेथ रिपोर्ट करी तो करी होगी, वो मना कर देता, कहता है हुआ ही नहीं कुछ, सब ठीक ठाक है। तो चाइना ना चोरी करता है, चाइना छुपाता है, चाइना छुपाता है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। जैसे गलवान में कितने चाइनीज मरे, वो अमेरिकन ने बताया, रशियंस ने बताया, चीनियों ने कुछ नहीं बताया। चीनी कहते हैं कि अब कोई हुआ ही नहीं। तो ये साल भर तो यही बोलते रहे कुछ हुआ ही नहीं, फिर कहते नहीं जी 4 मर गए। तो ये चाइना की आदत है। बट बात यह है कि जिस साइंटिस्ट ने वो नहीं बोला था थर्मोन्यूक्लियर बैड, वो भी चाइनीज ओरिजिन का साइंटिस्ट है जिसने बोला था थर्मोन्यूक्लियर बैड, चाइना में बहुत बुरे हाल है। और मैं फिर अपील करूंगा सरकार से कि चाइना के साथ आप कांटेक्ट अभी थोड़ा सा ना कम करिए। ये फ्लाइट ये बहुत परेशान कुन चीज़ है और बहुत परेशान करने वाली है भारत को, क्योंकि हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी है इंडिया में फैलेगा। आधार पूना वाला ने बोला है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यार देखो, वो तो आधार पूना वाला ने एक लेवल पे बात बोली है और सच बात बोली है। लेकिन एक तो हम लोग प्रिकॉशन लें, ये हमारे ऊपर है कि हम लोग प्रिकॉशन लें इस चीज़ का, जो कि लेना भी चाहिए, मास्क और सैनिटाइजर वगैरह। लेकिन दोस्तों, जहां से इंपोर्ट हो रहा है ना वायरस है, वो रूटें भी हमें बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो रूट भी हमें बंद करनी पड़ेगी। रूट क्या है? चाइना। अच्छा, पाकिस्तान पे आते हैं, अपने फेवरेट टॉपिक पे दोस्तों। पाकिस्तान में पावर क्राइसिस हो गया है और बोला है कि साहब 8 बजे तक सारे बाजार बंद कर दो। अभी रेस्टोरेंट ओनर जो हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिनका धंधा ही रात को चलता है, ठीक है, रेस्टोरेंट ओनर्स हो गए और वगैरह, वो सब बड़े परेशान है। कह रहे हैं साहब ये क्या चक्कर है यार, 8 बजे हम तो भूखे मर जाएंगे, फिर हमारा काम धंधा चौपट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं पाकिस्तान में, बिजली है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कई कई जगह ऐसी है, खास तौर से जिसको पाकिस्तान बड़े शौक से आज़ाद कश्मीर बोलता है, पीओके को बोलता है ना आज़ाद कश्मीर, वहां पे भाई साहब 22-23 घंटे लोड शेडिंग होती है एक दिन में। 22-23 घंटे, आधा पौन घंटे 1 घंटे के लिए आता है पानी, आता है वो बिजली जिससे लोग पंप चला लेते हैं और कुछ और अपना काम कर लेते हैं। बाकी 23 घंटे, 23.5 घंटे अंधेरे में। तो ये पाकिस्तान की खबर है। अच्छा, और एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। पाकिस्तान ने ना ये बोला, तालिबान ने बोला कि गर्ल्स एजुकेशन हम बैन कर देंगे, गर्ल्स एजुकेशन को हम बंद कर देंगे। तो बड़ा पाकिस्तान में ऑब्जेक्शन आ गया इस चीज के लिए। और बिलावल भुट्टो ने बोला कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, हमें बड़ा दुख है कि आपने गर्ल्स एजुकेशन बंद कर दिया। मैं बिलावल भुट्टो को सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, पूरी पाकिस्तानी सरकार को, आप क्यों डिसअपॉइंटेड हो रहे हो? आप क्यों डिसअपॉइंटेड हो रहे हो भाई? अफगानिस्तान में जो हो रहा है, आप क्यों वो तो अफगानी तो ये चाहते हैं कि आपको भी अपने जैसा बनाएंगे। आप बचो इससे, क्योंकि आपके पाकिस्तान के एरिया खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, जितने भी आपके कबायली इलाके हैं, वो तो पूरे के पूरे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में है। मुझे पाकिस्तानियों की यह बात समझ में नहीं आती। खुद के मुल्क में आग लगी है, दूसरे की बड़ी फिक्र है, ठीक है, कि खुद के मुल्क में इतना बैंड बजा हुआ है, रोज पुलिस वालों को काट रहे हैं वो लोग, रोज पुलिस वालों के ऊपर सुसाइड अटैक हो रहा है। कभी पुलिस स्टेशन को पूरा घेर लिया और पुलिस स्टेशन से हथियार चोरी कर लिए, कभी मार दिया पुलिस वालों को, कभी उनको होस्टेज रख लिया, बंदी बना लिया उनको। और ये डेली हो रहा है पाकिस्तान में, डेली मौत का नाच चल रहा है वहां पे। लेकिन एक अफगानिस्तान में लेडीज एजुकेशन का जो हो रहा है, वो अरे वो तो बुरी बात है ही, उसमें कौन सी नई बात है जो तालिबान कर रहा है? तालिबान ने कभी ये बोला था कि हमारे यहां से लड़कियां साइंटिस्ट बनेंगी और मेडिकल में जाएंगी? तालिबान ने कभी नहीं बोला। तालिबान का माइंडसेट ही 1000 साल पुराना है। तालिबान चाहता ही नहीं कि औरतें घर से निकलें, और तालिबान ने इस चीज को छुपाया कभी नहीं। पर पाकिस्तान को ये इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े एरियाज को तालिबान क्लेम करता है और वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपनी कचहरियां लगा रहा है, वहां पे मंत्रियों से फिरौती ले रहा है, वो वहां पे हफ्ता ले रहा है, किडनैप कर रहा है लोगों को, राइट? तो फिरौती भी चल रही है, हफ्ता भी चल रहा है, ये सब चल रहा है। अच्छा, इन सब चीजों को छोड़ के पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो लेडीज के साथ हो रहा है, ओ भाई साहब, आपके मुल्क में भी यही हो रहा है। आपके मुल्क के अंदर घुसा है ड्यूरेंट लाइन को, वो कुछ नहीं समझते, ड्यूरेंट लाइन को।
उसने मारी अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर चला रहा था, क्या चला रहा था, उसने मारी फेंस के अंदर, तोड़ दिया ड्यूरेंट लाइन, घुस गए 50-100 अंदर। तो क्या कर लिया आपने? अब कर क्या लोगे आप आगे? अफगानिस्तान में जो वुमेन एजुकेशन है उसके लिए आप के आंसू निकल रहे हैं, अच्छी बात है, निकलने भी चाहिए, लेकिन अपने खुद के मुल्क में भी यही हो रहा है। लेडीज एजुकेशन बैन हो गया वहां पे, लड़कियों के स्कूलों को बंद करवा दिया, ताले लगवा दिए, और कह रहे हैं उड़ा देंगे स्टूडेंट के समेत अगर यहां पे बकवास करी। ये तालिबान का माइंडसेट है, तालिबान का माइंडसेट है, उनका मॉडर्न माइंडसेट तो है ही नहीं। तो पाकिस्तान फिक्र ना करे दूसरों के, पहले अपने गरेबान में झांक के देखे तुम्हारे घर में भी यही काम हो रहा है, ठीक है। और आखिरी चीज दोस्तों ये है कि ज़ेलेंस्की जो है, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, वो पहली बार अपने मुल्क से निकला है और अमेरिका पहुंच गया है। अमेरिका पहुंचने के बाद वो काफी चीजें, उसका वेलकम है, उसका कांग्रेस में एड्रेस है, ब्ला ब्ला, जो भी अमेरिका किसी को ऑनर करता है तो ये सब करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ज़ेलेंस्की पेट्रियट मिसाइल्स लेकर जाएगा। एक एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत जबरदस्त, वर्ल्ड का टॉप क्लास, पेट्रियट है उसका नाम। वो ज़ेलेंस्की वापस लेकर जा रहा है। आई थिंक उसको कमिटमेंट हो गई है और कुछ अरब डॉलर की भी वेपन्स की कमिटमेंट हो गई है। और रशियन मिसाइल्स को की काट पेट्रियट है, जो रशियन मिसाइल्स ने तहलका मचा रखा है वहां पे। अमेरिका कितनी मिसाइल्स देती है बाद में ये देखना पड़ेगा, बिकॉज वॉर इज एन एक्सपेंसिव बिजनेस। लेकिन दोस्तों अभी तक इतना ही पता है, हो सकता है कल मेरे पास आपके लिए और खबर हो। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस एपिसोड को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।